नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना नवाज। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रसिद्ध तीर्थस्थल जागेश्वर धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा 76.78 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित एवं स्वीकृत 6 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। लोकार्पण की गई योजनाओं में दन्या से आरा सलपड़ मोटर मार्ग का सुधारीकरण, चायखान से थुआसिमिल मोटर मार्ग का सुधारीकरण तथा सत्यों में 33/11 केवी उप संस्थान का निर्माण शामिल है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने राजकीय पॉलिटेक्निक सल्ट एवं दन्या में अनावासीय भवनों के निर्माण कार्यों तथा राजकीय पॉलिटेक्निक द्वारा हाट में मैकेनिकल भवन निर्माण कार्य का शिलान्यास किया गया। मुख्यमंत्री धामी ने जागेश्वर धाम परिसर का पैदल भ्रमण एवं निरीक्षण किया और जागेश्वर धाम मास्टर प्लान की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरे किए जाएं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज प्रसिद्ध तीर्थस्थल जागेश्वर धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा 76.78 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित एवं स्वीकृत 6 विकास योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया। लोकार्पण की गई योजनाओं में दन्या से आरा सलपड़ मोटर मार्ग का सुधारीकरण, चायखान से थुआसिमिल मोटर मार्ग का सुधारीकरण तथा सत्यों में 33/11 केवी उप संस्थान का निर्माण शामिल है। मुख्यमंत्री धामी ने जागेश्वर धाम परिसर का पैदल भ्रमण एवं निरीक्षण किया और जागेश्वर धाम मास्टर प्लान की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर और गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरे किए जाएं। उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों पिथौरागढ़ जनपद के सीमांत क्षेत्र मुनस्यारी के भ्रमण पर हैं। अपने चिर परिचित, सरल और मिलनसार अंदाज में सीएम धामी ने आज प्रातः काल भ्रमण के दौरान आईटीबीपी के जवानों और स्थानीय लोगों के साथ चाय की चुस्कियों के आनंद लिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सीमा पर तैनात देश के प्रहरी जवानों का हौसला बढ़ाया और स्थानीय जनता से आत्मीय संवाद किया। उन्होंने लोगों से सरकार की विकास परक और जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में फीडबैक भी लिया। विशेष बात यह रही कि इस दौरान किसी तरह का विशेष सुरक्षा तामझाम नहीं था। मुख्यमंत्री धामी आम जनता के बीच आम नागरिक की तरह घुलते मिलते नजर आए। उनके इस सहज व्यवहार ने स्थानीय लोगों का दिल जीत लिया। सरकार की घोषणा के बाद खेल और युवा कल्याण विभाग ने अग्निवीर योजना को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश की खेल और युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि हमारी कोशिश है कि प्रदेश का युवा विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़े। ऐसे में अब युवाओं को, खासकर अग्निवीर की तैयारी करने वाले युवाओं को, हम अपने स्टेडियम में तैयारी करने का मौका देंगे, जहां पर उन्हें बेहतर तरीके से भविष्य का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उनको करनी होती है, वो विभाग के गाइडेंस में या विभाग के सहयोग के साथ में वो हमारे युवा साथी जो हैं जनपदों के मुख्यालयों के स्टेडियम्स में वो उसको एक निर्धारित जो स्थान बनाया जाएगा उसमें वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये एक शुरुआत है, कोशिश है युवाओं को देशभक्ति जो हमारे अंदर कूट कूट कर वैसे भी भरी हुई है उसको एक दिशा देने के लिए, सही प्रयास करने के लिए। तो वो भी हम लोग जो है बहुत जल्द जो है आजकल के ही दिनों में हम लोग उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं समझती हूँ कि ये भी अपने आप में एक पहल है युवाओं को दिशा देने के निमित्त भी और युवाओं को देशभक्ति के अभिभाव के साथ में अभिभूत करने के लिए आगे मार्गदर्शन देने के दृष्टिगत भी। राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने साफ कहा कि ये 25 साल मिले जुले रहे। जब कांग्रेस की सरकारों में विकास के काम हुए, उद्योग लगे, सड़कें बनी, वहीं अब खनन माफिया हावी हैं। लगातार कई आरोप लग रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है जो कई सारे सवाल खड़े कर रहा है।
आपको बता दें, बीजेपी सरकार पर करण माहरा ने वार किया है। 25 साल में हुए कांग्रेस सरकार में ही सिर्फ काम हुए। बीजेपी सरकार में खनन माफिया हावी हैं। राज्य स्थापना के 25 साल पूरे होने जा रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने साफ कहा कि ये 25 साल मिले जुले रहे, जब कांग्रेस की सरकारों में विकास के काम हुए, उद्योग लगे, सड़कें बनी, वहीं अब खनन माफिया भी हावी हैं। लगातार कई आरोप लग रहे हैं, पेपर लीक हो रहा है, जो कई सवाल खड़े कर रहा है। 100 रुपये की 57,000 रुपये की जो है 5,700 करोड़ रुपए की डिमांड सरकार ने की, जिसके एवज में प्रधानमंत्री जी ने 1,200 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। जिस राज्य की आपदा को ठीक करने के लिए प्रधानमंत्री केवल 1,200 करोड़ देते हैं, जहां 5,700 करोड़ मांगे गए, वहां मुख्यमंत्री अपने को चमकाने के लिए 1,000 करोड़ से ऊपर के विज्ञापन दे देते हैं। तो ये झेल रहा है उत्तराखंड, और ये आप और हम भी झेल रहे हैं। और ऊपर से कोड़ पे खास कहते हैं, अग्निवीर योजना ने रही सही कसर को भी पूरा किया है। उत्तराखंड राज्य गठन के 25 साल पूरे होने पर 9 नवंबर को रजत जयंती वर्ष मनाया जाएगा। देवभूमि के इस रजत जयंती वर्ष को खास बनाने के लिए कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होना है, जिसके बारे में आज संस्कृति विभाग के सचिव युगल किशोर पंत ने बताया कि राज्य स्थापना के 25 वर्षों के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1 से 9 नवंबर के बीच में हिमालयन राज्यों की कला, संगीत, संस्कृति को दर्शाने के लिए गाड़ी कैंट हिमालय सांस्कृतिक केंद्र में उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें विभिन्न विषयों पर कार्यशालाएं होंगी, टॉक शोज होंगे और उत्तराखंड समेत विभिन्न प्रदेशों के कलाकार इसमें हिस्सा लेंगे। आपको बताते चलें, कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होना है, जिसके बारे में आज संस्कृति विभाग के सचिव युगल किशोर पंत ने बताया कि राज्य स्थापना के 25 वर्षों के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1 से 9 नवंबर के बीच में हिमालयन राज्यों की कला, संगीत, संस्कृति को दर्शाने के लिए गाड़ी कैंट हिमालय सांस्कृतिक केंद्र में उत्सव मनाया जाएगा, जिसमें विभिन्न विषयों पर कार्यशालाएं होंगी, टॉक शोज होंगे और उत्तराखंड समेत विभिन्न देशों के प्रदेशों के कलाकार इसमें हिस्सा लेंगे। अब 1 से 9 नवंबर के बीच में जो हमारी 25वीं वर्षगांठ है, उसके अवसर पर बृहद हिमालयन राज्यों का संगीत, कला और संस्कृति को मनाने के लिए एक उत्सव मनाया जा रहा है गढ़ी कैंट हिमालय सांस्कृतिक केंद्र में। इसमें विभिन्न विषयों पर कार्यशालाएं होंगी, टॉक शोज होंगे और विभिन्न प्रदेशों के सांस्कृतिक कार्यक्रम, और उसमें उत्तराखंड के कलाकार भी हैं और बाहरी राज्यों के कलाकार भी हैं। उनके द्वारा एक बृहद कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। उत्तराखंड के विकास में प्रवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। इसको लेकर सचिव विनोद कुमार सुमन ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड मूल के लोग जो देश के विभिन्न भागों में रह रहे हैं, उनके लिए प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन 5 नवंबर को देहरादून में प्रस्तावित है। इस दिन प्रवासी गढ़ों से मुख्यमंत्री संवाद करेंगे। साथ ही कार्यक्रम में 2 सेशन रखे गए हैं, जिसमें उत्तराखंड में विकास की क्या संभावना है, कैसे राज्य को लाभ पहुंचाया जा सकता है, इन पर चर्चा होगी। बता दें आपको, उत्तराखंड के विकास में प्रवासियों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। इसको लेकर सचिव विनोद कुमार सुमन ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड मूल के लोग जो देश के विभिन्न भागों में रह रहे हैं, उनके लिए प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन 5 नवंबर को देहरादून में प्रस्तावित है। इस दिन प्रवासी गढ़ों से मुख्यमंत्री संवाद करेंगे। साथ ही कार्यक्रम में 2 सेशन रखे गए हैं, जिसमें उत्तराखंड में विकास की क्या संभावना है, कैसे राज्य को लाभ पर पहुंचाया जा सकता है, इस पर चर्चा होगी। वाल्मीकि जयंती पर धूमधाम और हर्षोल्लास का माहौल के बीच दिनेशपुर नगर में एक भव्य और विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा वाल्मीकि मंदिर से शुरू हुई और पूरे दिनेशपुर नगर की परिक्रमा करते हुए पुनः इसी मंदिर में आकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा में सजाई गई झांकियां, ढोल नगाड़ों की थाप और भजन कीर्तन की गूंज ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया।
महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन और उनकी अमर कृति रामायण पर आधारित झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र रहीं। आपको बता दें कि वाल्मीकि जयंती पर धूमधाम और हर्षोल्लास का माहौल है और इसी माहौल के बीच दिनेशपुर नगर में एक भव्य और विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा वाल्मीकि मंदिर से शुरू हुई और पूरे दिनेशपुर नगर की परिक्रमा करते हुए पुनः इसी मंदिर में आकर समाप्त हुई। शोभा यात्रा में सजाई गई झांकियां ढोल नगाड़ों की थाप और भजन कीर्तन की गूंज ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया। महर्षि वाल्मीकि जी के जीवन और उनकी अमर कृति रामायण पर आधारित झांकियां लोगों के आकर्षण का केंद्र रहीं। रामायण के रूप में धर्म पे चलने का जो है रास्ता सनातन धर्म को दिखाया है और ये सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है कि सभी लोग वाल्मीकि समाज के लोगों को जो है हमेशा प्रोत्साहित करते हैं। भगवान वाल्मीकि जी ने अपने उसमें कहा है कि सब लोग एक हैं, सभी लोग जो है मिशन जो है भगवान का लेके चलेंगे साथ में। एक रामायण ही एक ऐसी जगह है, रामायण एक ऐसी चीज है जिसमें भगवान वाल्मीकि जी ने परिवार को भी इस चीज का दर्शाया है कि पिता, पुत्र, माता, बहन, भाई, चाचा और बेटा सबका जो है रहस्य उसमें बताया गया है। इसलिए भगवान वाल्मीकि जी की शोभा यात्रा दिनेशपुर में मनाई जा रही है, यही हमारा उद्देश्य है। खबर जनपद ऊधम सिंह नगर से नगर के जसपुर से है, जहां सेंटरों पर धान खरीद बंद हो जाने से किसान परेशान है। धान से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसान कितना परेशान है और आज एक बार फिर किसान धरना देने को मजबूर है। धान से लदी ट्रैक्टर ट्रॉलियों की तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसान कितना परेशान है और आज एक बार फिर किसानों की अपनी समस्याओं को लेकर किसानों को धरने पर बैठना पड़ा। तो वहीं किसानों की सुध लेने जसपुर विधायक आदेश चौहान मंडी पहुंचे और किसानों की माने तो सेंटरों के पोर्टल खत्म हो गए हैं और जब पोर्टल नहीं बढ़ेंगे तो सारा बोझ मंडी समिति पर बढ़ जाता है और कच्चे आड़तियों का कहना है कि पोर्टल पूरे हो गए हैं। लोकल के किसान का धान 50% भी नहीं तुला है। शासन प्रशासन को सोचना चाहिए कि किसान परेशान हैं और किसी को गेहूं बोने हैं, किसी को अपनी बेटी की शादी करनी है, लेकिन कई दिन बाद किसान का नंबर आ रहा है और किसानों के भेष में जो दलाल हैं वो पड़ोसी राज्य से धान खरीद कर यहाँ व्यापार कर रहे हैं। उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और किसान की 6 महीने की पूंजी है और खुले आसमान के नीचे रहता है किसान और अभी कोई अधिकारी नहीं आया है जिससे बातचीत की जाए। और कुछ ये कच्चे आड़तियों में कह रहे हैं हमारे पोर्टल जो है पूरे हो गए हैं, तो ये दिक्कत आ रही है। तो अभी किसान हमारे जो लोकल का किसान है उसका तो माल 50% भी नहीं तुला अभी, तो ये दिक्कत बड़ी तकड़ी है। ये सिस्टम प्रशासन शासन को बनाना चाहिए इस तरह का कि हमारा किसान तो परेशान है, 10 दिन से बैठा है यहाँ। किसी ने अपने गेहूँ बोने हैं, किसी की शादी करनी है बिटिया की, कोई अपनी पढ़ाई को बच्चे को कहीं भेजना है, तो बड़ी दिक्कत है। ये कई दिन में नंबर आ रहे हैं। तो इधर कुछ हाँ मैं ये जरूर कहूँगा, जो किसानों के देश में दलाल हैं वो कृपया वो अपना बंद कर दें इस काम को। वो पड़ोसी राज्य से जो खरीद के लाता है और वो ये व्यापार का काम करते हैं, उन्हें कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसान का माल तुलना चाहिए, हमारे क्षेत्र के किसान का तुलना चाहिए। ये फैसिलिटी हमारे कांटों की और कच्चे आड़तियों की हमारे जसपुर के किसानों के लिए है, जिले के किसानों के लिए है, उत्तराखंड के किसानों के लिए है। सितारगंज में एसओएचओ हॉस्पिटल के पास एक बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि बाइक सवार बाइक समेत सड़क किनारे पानी में जा गिरा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को 108 की मदद से सीएचसी सितारगंज पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने घायल को मृत घोषित कर दिया। मृतक का नाम जसवीर सिंह पुत्र बलविंदर सिंह उम्र 32 वर्ष बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी है। सितारगंज में सड़क हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक माह में लगभग आधे दर्जन से अधिक सड़क हादसे हो चुके हैं। रायपुर थाने के अंतर्गत दीपावली के दिन पटाखा फोड़ने के विवाद पर एटीएस कॉलोनी में शख्स
शस्त्र लहराने का मामला सामने आया, जिस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने शस्त्र जब्त करते हुए लाइसेंस निलंबित कर दिया है तथा लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। एटीएस कॉलोनी में दीपावली के दिन आपसी विवाद में तहस में आकर शस्त्र लहराने का मामला डीएम तक पहुंचा, तो डीएम शस्त्र जब्त कराते हुए लाइसेंस निलंबित कर दिया है। डीएम ने अब लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही तय है। जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि कानून से खिलवाड़ जिले में मंजूर नहीं है, ऐसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एटीएस कॉलोनी में दीपावली के दिन दो पक्षों में पटाखा जलाने को लेकर विवाद हुआ था। शस्त्र लाइसेंस धारकों को जिन शर्तों के अधीन लाइसेंस दिया गया था, उनका घोर उल्लंघन हुआ है। मामूली विवाद पर शस्त्र लहराने की घटना से भविष्य में शस्त्र दुरुपयोग की प्रबल की संभावना है। दोनों पक्षों को डीएम ने तलब किया। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान आया है। उन्होंने कहा, हमें केवल डेट तय करनी है, कभी भी हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। महेंद्र भट्ट ने कहा कि संगठन की मजबूती का काम किया जा रहा है, अभी संगठन के पदाधिकारी भी तय किए जा रहे हैं, तो संगठन और सरकार दोनों को मजबूत किया जा रहा है। राज्य गठन के 25 वर्ष पूरे होने पर उत्तराखंड में रजत जयंती पूर्व धूमधाम से मनाने की तैयारी की जा रही है। शासन प्रशासन विभाग अपने अपने तरीके से विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर चुके हैं। संस्कृति साहित्य एवं लोक कला परिषद की उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने बताया कि प्रदेश को देवभूमि भी कहा जाता है, जिसके चलते रजत जयंती को हर्षोल्लास से मनाने के लिए लोक कला और संस्कृति विभाग द्वारा 1 नवंबर से 9 नवंबर तक हिमालयी राज्यों के सांस्कृतिक समागमों के तहत विभिन्न कार्यक्रम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश का लोक पर्व एगाज भी 1 नवंबर को मनाया जाना है, जिसके चलते सभी विधायक सांसद अपने अपने गांव जाकर इस पर्व को मनाएंगे और साथ ही मुख्यमंत्री आवास पर जाकर भी एगाज के पर्व को रजत जयंती के साथ मनाया जाएगा। देहरादून के गांधी पार्क के बाहर बागवानी किसानों ने एकत्रित होकर प्रदर्शन किया है, जहां उनके समर्थन में कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा, उत्तराखंड क्रांति दल के नेता भी मौजूद रहे। प्रवर्ती कृषक बागवान उद्यमी संगठन के बैनर तले एकत्रित हुए किसानों ने हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की है, जहां हाथ में कटोरा लेकर सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए। कृषकों का आरोप है कि पहले सरकार ने बड़े बड़े सपने दिखाने का काम किया, लेकिन अब उनका सब्सिडी छोड़िए मूल पैसा भी बागवानी में लग चुका है। सरकार बार बार पैसा आने की बात कर रही है, लेकिन आज तक कोई मदद नहीं मिल पाई है, जिसके चलते अब वो हाथ में कटोरा लेकर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। दिसंबर 2025 से उत्तराखंड आने वाले दूसरे राज्यों के वाहनों को अब ग्रीन सेस के नाम से टैक्स देना होगा। उत्तराखंड राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि बाहरी राज्यों के वाहनों को उत्तराखंड में प्रवेश करने पर एंट्री टैक्स के तौर पर ग्रीन सेस देना होगा। राज्य सरकार ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि दिसंबर महीने में उत्तराखंड में एंट्री करने वाले वाहनों से ग्रीन सेस लेना शुरू कर दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक दूसरे राज्य से आने वाली हर प्रकार की गाड़ी के फास्टैग से ऑटोमेटिक पैसे कट जाएंगे। इस सारी प्रक्रिया ANPR के कैमरों की नज़र में की जाएगी। अपर आयुक्त परिवहन SK सिंह ने जानकारी दी और बताया, इस ग्रीन सेस से हर साल लगभग 100 करोड़ और 150 करोड़ रुपए सरकार को राजस्व मिलने का अनुमान है। उत्तराखंड परिवहन विभाग ने इस पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और आधुनिक बनाने के लिए एक प्राइवेट कंपनी से करार किया है, जो उत्तराखंड राज्य की सीमाओं पर 16 जगहों पर लगे ऑटोमेटेड नंबर प्लेट रिकग्निशन कैमरों के जरिए दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों की पहचान करेगी। इन ANPR कैमरे गढ़वाल और कुमाऊं मंडल की सीमाओं पर 16 स्थानों पर लगाए गए हैं, जिसमें एक एंट्री गेट हिमाचल प्रदेश के पाउंटा साहिब के पास और बाकी के कैमरे यूपी बॉर्डर पर लगाए गए हैं।
देहरादून में आयोजित बैठक के बाद कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने जानकारी दी कि मिशन एप्पल और अति सघन से बागवानी योजना के अंतर्गत किसानों की लगभग 57 करोड़ 30 लाख रुपए की राज्य सहायता का भुगतान लंबित है। इस राशि में से 35 करोड़ रुपए की बजट व्यवस्था वित्तीय वर्ष 2025-26 में की गई है, जबकि शेष राशि अनुपूरक बजट या राज्य आकस्मिकता निधि से उपलब्ध कराई जाएगी। मंत्री ने बताया कि किसानों को शीघ्र राहत देने के लिए बागानों का भौतिक सत्यापन कार्य शुरू कर दिया गया है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि कृषक हित सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में है। उन्होंने सभी जिला उद्यान अधिकारियों को निर्देश दिए कि व्यक्तिगत रुचि लेकर सत्यापन और अन्य औपचारिकताएं जल्द पूरी करें, ताकि किसानों को लंबित राज्य सहायता का भुगतान बिना विलंब सुनिश्चित हो सके। नौगांव और चक्राता में सत्यापन कार्य शुरू हो गया है। कल चीफ सेक्रेटरी से बातचीत की। हमारे चीफ सेक्रेटरी, हमारे वित्त सेक्रेटरी, हमारे सेक्रेटरी और सेक्रेटरी साथ बैठे और हमने अब 22 की पेमेंट भी होगी। सिर्फ हम उनकी सूचना इंक्वायरी जो विभाग है उसको दे देंगे और अब आज से उनका सत्यापन और सत्यापन होगा। सत्यापन के तुरंत बाद 35 करोड़ रुपया हमने इसके लिए बाकायदा व्यवस्था कर रखी है और कहीं और आवश्यकता क्लेम अगर उससे ज़्यादा होंगे तो और भी व्यवस्था रहेगी। और मैंने सीएम साहब से ही बात की है, तो किसानों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा और उनकी एक एक पैसा सरकार किसानों के खाते में डालेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।